हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड का प्लाज्मा पार्ट तक देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रक्त का ठोस भाग होता है जिसको रक्त का निकाय कहते हैं, तो उसी का 3 पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को पहले पढ़ते हैं। आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, इसका जो मेडिकल नाम है वो इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने आरबीसी की खोज की थी। पुरुषों में आरबीसी महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है। मेल में जो आरबीसी होती है वह 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर ml होती है, जबकि फीमेल में होती है वह 4 से लेकर 4.5 मिलियन पर ml होती है। यानी कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आरबीसी की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, कहीं कहीं पे अभ्यावतल भी होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाना है। यानी कि आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, और ऑक्सीजन के संपर्क से ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उसको हृदय से होते हुए फेफड़े तक पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सोते वक्त शरीर आराम की अवस्था में होती है, इसलिए सोते वक्त ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसकी शरीर आराम अवस्था में होती है, और इस सिचुएशन में उसको ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा ग्लूकोज का विखंडन का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, और इसलिए आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मात्रा के आधार पर आरबीसी प्लेटलेट्स तथा डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। यानी अगर मात्रा के आधार पर बात किया जाए तो आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से ज़्यादा होती है, और अगर आकार के आधार पर बात किया जाए तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स से छोटी होती है। यानी मात्रा के आधार पर आरबीसी ज़्यादा होती है, और आकार के आधार पर आरबीसी का जो आकार होता है वह डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से छोटी होती है। अब आरबीसी के निर्माण में क्या क्या सहायक है इसको देखते हैं। तो आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का जो मृत्यु होता है वह प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। यानी आरबीसी का मृत्यु प्लीहा में हो जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी प्लीहा में जमा होती है, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी जमा हो जाती है प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को ही कब्रगाह भी कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु इसका अपवाद है ऊंट एवं लामा। ऊंट एवं लामा 2 स्तनधारी है जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक्सेप्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो हम लोग सबको जानते हैं कि आरबीसी जब शरीर में कम हो जाती है तो इससे एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर 5 से 10% आरबीसी बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हम लोगों के शरीर को कम मिलने लगता है,
इसीलिए आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है ताकि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, किंतु आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, इसलिए आरबीसी को ब्रेनलेस कोशिका कहा जाता है। अर्थात कि जिन भी कोशिका में केंद्रक होता है तो केंद्रक ही सब कुछ, कोशिका का जितने भी कार्य होते हैं वो केंद्रक ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किंतु जब केंद्रक नहीं होता है तो इसलिए आरबीसी को ब्रेनलेस कोशिका कहा जाता है, केंद्रक की उपस्थिति नहीं होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर में आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। जब शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो इस रोग को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल घटने से रक्त में आरबीसी की कमी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको थैलीसीमिया कहते हैं। इस बीमारी में आरबीसी का जीवन काल 50 से 60 दिन हो जाता है। यह रोग आमतौर पर बच्चों में होता है। अर्थात जब शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो 20 से 120 दिन होता है, तो कम होने लगता है, तो इसके फलस्वरूप शरीर में एक बीमारी होती है जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वह घट करके 50 से 60 दिन हो जाता है, और यह रोग जो है वह जनरली बच्चों में होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसका मेन सार ये है कि जो आरबीसी में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक घुलनशील होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी से घुल जाता है तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी में ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों को ग्लूकोज नहीं मिलने लगता है, और ऐसी स्थिति में शरीर में एनर्जी कम हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है। तो पहला पॉइंट है कि रक्त में की सभी कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है तथा मात्रा सबसे कम होती है। यानी कि रक्त में जितनी भी कोशिकाएं होती है उनमें डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है और मात्रा में डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। दूसरा पॉइंट है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किंतु कभी कभी डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वह प्लीहा में भी होता है, यकृत में होता है और लिम्फ नोड में भी होता है, लेकिन जनरली अस्थि मज्जा में होता है। कोई कोई सिचुएशन में प्लीहा, यकृत और लिम्फ नोड में होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वह 2 से 4 दिन का होता है, यानी कि सबसे कम जीवन काल डब्ल्यूबीसी का होता है और सबसे ज़्यादा आरबीसी का होता है। आरबीसी का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स का होता है और फिर डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी का खोज जो किया था वह एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडिसन नामक वैज्ञानिक ने डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि रक्त की सभी कोशिकाओं में केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वह शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना है, और यह शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड कोशिका, फाइटर कोशिका तथा सोल्जर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको देख लीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड कोशिका, फाइटर कोशिका और सोल्जर कोशिका के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूबीसी का प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है। इसको पहले 2 प्रकार में बांटते हैं कि कनिका में डब्ल्यूबीसी जिसको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, और अकनिका में डब्ल्यूबीसी जिसको अग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और जो कनिका में डब्ल्यूबीसी होता है उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इओसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। और जो अकनिका में डब्ल्यूबीसी होता है जिसको अग्रेन्युलोसाइट कोशिका भी कहते हैं, इसको फिर 2 भाग में बांटा जाता है। पहला हो गया मोनोसाइट और दूसरा हो गया लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट होता है इसको फिर 2 भाग में बांटा जाता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।
तो ये हो गया WBC का प्रकार, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग WBC में आगे देखते हैं कि WBC में जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं वो सबसे अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है कि WBC में बेसोफिल्स की मात्रा सबसे कम होती है। जो WBC जो कनिका में WBC होती है तो उसका जो बेसोफिल्स होता है वह सबसे अधिक होता है। तीसरा है कि WBC में मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। जो अकनिका में WBC का एक प्रकार है मोनोसाइट, उसका आकार पूरे WBC में सबसे बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट है कि WBC में लिम्फोसाइट का आकार जो होता है वह सबसे छोटा होता है। अर्थात जो अकनिका में WBC जिसका एक प्रकार लिम्फोसाइट है उसका आकार जो होता है वह पूरे WBC में सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेसोफिल्स एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है। अर्थात जब शरीर में किसी प्रकार का एलर्जी होने लगता है तो उसके अगेंस्ट कौन कार्य करता है, तो बेसोफिल्स कनिका में WBC कार्य करता है। आगे देखते हैं कि लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है। जो हम लोग देखें लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों मुख्य रूप से शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन दोनों को संयुक्त रूप से यादाश्त कोशिकाएं कहते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन दोनों को संयुक्त रूप से यादाश्त कोशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करती है। जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं होती है WBC का वह जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं वायरस जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करती है। जैसे न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करती है, वैसे ही इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं वायरस जनित रोगों के विरुद्ध कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्त में WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। जो ल्यूकोपेनिया रोग होता है वह WBC की कमी से होता है। ल्यूकोपेनिया से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं और ल्यूकोपेनिया से ही शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब शरीर में WBC अधिक हो जाती है तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है और इससे ही ब्लड कैंसर होता है। जब शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको ल्यूकेमिया कहते हैं और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ब्लड कैंसर जो होता है जनरली अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें WBC की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति को एड्स होता है तो उसके शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक देखते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने RBC और WBC के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेटलेट्स और फिर रक्त का थक्का बनना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।